हाय बच्चों, वेलकम बैक। मैं हूं विवेक तापड़िया और ये है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। बच्चों मैं इस चैनल पे सभी बोर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवा रहा हूं आपको। जो भी आपके काम का कंटेंट है वो सब मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो बच्चों आज मैं बात करने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड से रिलेटेड। तो लेटेस्ट अपडेट ये है एमपी बोर्ड का। आप लॉग इन कर तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। और जो टीचर लोग जुड़े हुए हैं ध्यान से समझ लें और अपने अपने सब्जेक्ट के जो पेपर हैं वो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। सो mpbse.nic.in, हालांकि यहाँ लिखा हुआ आएगा नॉट सिक्योर, क्योंकि इन्होंने एसएफएल सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो उस वजह से ये है। ओके, तो जैसे आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे इंपॉर्टेंट अलर्ट्स ये खुलेगा, जिसमें ये यहाँ पर है नंबर 1 पर हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा वर्ष 2021-22 नवीन परीक्षा पैटर्न के आधार पर प्रश्न पत्रों के पैटर्न की जानकारी। तो आपको इसे क्लिक करना है। क्लिक करने पर ये आपको यहाँ ले जाएगा, ठीक है। और ये फोन नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, इनका टोल फ्री और लैंडलाइन नंबर। कोई भी कंफ्यूजन है तो यहाँ बातचीत कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, एमपी बोर्ड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से 12th क्लास के हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स ये सब पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल के लिए मैं फिजिक्स आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया तो फिजिक्स का पेपर डाउनलोड हो जाएगा। ये मैंने डाउनलोड किया और फिजिक्स का पेपर ओपन किया। तो अब इसमें हमें जानकारी मिलेगी कि 2022 में जो पेपर आने वाला है एमपी बोर्ड का, उसी साइट से आप सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस वहां पर है, उसको मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ मेगा क्लास में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आ रहे हैं हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन, 3 घंटे का ये पेपर और मैक्सिमम मार्क्स 70, टोटल प्रिंटेड पेज 13, क्वेश्चन 19 सवाल आने बस, ठीक है। तो यहाँ है महत्वपूर्ण निर्देश, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है। एज पर नीड आप पढ़ सकते हैं। एमपी बोर्ड में जो है शब्द सीमा होती है, यानी लिमिट होती है कि आप इतने ही शब्दों में जवाब देंगे। तो उसका विशेष ध्यान रखना है आपको एग्जाम के वक्त। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, इंटरनल चॉइस इज गिवन इन एवरी क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 to 19। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 there are 7 marks for each question. Each subjective question carry 1 mark. Question number 5 to 12 2 mark for each. For every answer word limit is 30. ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। 13 to 16 3 नंबर के सवाल हैं और वर्ड लिमिट है 75। और 17 क्वेश्चन नंबर 17 पर्टिकुलर वो 4 नंबर का है और वर्ड लिमिट है 120। 18 और 19 5-5 नंबर के दोनों सवाल, वर्ड लिमिट 150। तो देख लेते हैं प्रैक्टिस थोड़ी सी। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ना। अंग्रेजी वाले परेशान हो जाएंगे मैं हिंदी में बोलूंगा तो, और इंग्लिश में बोलूंगा तो हिंदी वाले परेशान हो जाएंगे। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको दिख रहा है यहाँ पर और आप इसको समझ सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, और ये अच्छे से रटा हुआ होगा आपको 6.25 × 10⁻18, यानी सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका सही जवाब है आंसर। अगर हम यहाँ पे लगा दें तो ये है एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सेकंड इज करेक्ट। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, ये इंग्लिश में हो गया। देन बी, ये फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट चल रहे हैं, यानी अगर ये 7 सवाल हैं तो एक एक नंबर का हर एक हो गया। तो गिन लेते हैं, अभी देख लेते हैं। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस। मूविंग चार्ज जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। बच्चों क्वेश्चन देख के आपको अंदाजा हो जाएगा एमपी बोर्ड में सवाल आसान आते हैं। सीबीएसई में इस बार घुमा दिया सारे क्वेश्चंस जो दिए इस बार। जो टर्म 1 था उसके दो दो सेट अवेलेबल हैं, तो दोनों सेट में डिस्कस करूंगा, है वीडियो बस डालने वाला। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम वेबर में नापते हैं बच्चों, इट इज वेबर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट अलग है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट अलग है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिमाण E तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण B में संबंध है। In electromagnetic wave, the magnitude of electric field E and magnitude of magnetic field B are related as. तो ये रिलेशन होता है C = E/B, तो C = E/B फर्स्ट रिलेशन मैच होगा।
C इक्वल टू E बाय बी, यहां से आ जाएगा, तो B इक्वल टू हो गया E बाय सी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको दिया हुआ है तो आप C से डिवाइड करके मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। वैसे मैं आपको याद दिला दूं, ह्यूमन आई सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, पर एमपी बोर्ड इस पे क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये आपको पता भी होगी 25 मिलीमीटर होती है या अनंत होती है। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो हम बोलते हैं होते हैं 25 सेंटीमीटर, ठीक है, हेल्दी आई। तो 25 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखी हुई है, यूनिट चेंज की गई है, तो क्वेश्चन में ट्विस्ट है, ध्यान से देखें। 0.25 मीटर का मतलब होता है 25 सेंटीमीटर। समपोषी व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के बीच का कलांतर होना चाहिए। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स मस्ट बी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए आपको पता है, 0 होना चाहिए, तभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, अदरवाइज पाई होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। विभवांतर 150 वोल्ट पर त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य होती है। The de Broglie wavelength associated with an electron accelerated through a potential difference of 150 volt। तो आपको याद आ रहा हो तो फॉर्मूला है इसका 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया हमने पोटेंशियल डिफरेंस 150 वोल्ट से। अब यहाँ पे अलग अलग डेटा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, और कोई भी ऑप्शन फैमिलियर साउंड नहीं कर रहा है जो मैंने फॉर्मूला बोला। तो छोटा सा डेरिवेशन है, मैं करके बता देता हूँ आपको। और जो लैम्डा होता है h अपॉन पी, और p होता है mv। काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में लिखूंगा तो अंडर रूट ऑफ 2m, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। और जब इसमें मैं पोटेंशियल को लाना चाहता हूं तो h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m qv, तो यहाँ पे आ गया पोटेंशियल। अब इन सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू जब मैं डालूंगा, h की वैल्यू, m की वैल्यू, इन सब की, तो ये मेरे पास आएगा 12.27 अपॉन रूट v एंगस्ट्रम यूनिट में। 12.27 या 12.24 मैं शायद भूल रहा हूँ, तो 12.27 से हम देख लेते हैं। तो अब v की वैल्यू 150 वोल्ट है। 150 का अंडर रूट निकालना होगा आपको, अंडर रूट ऑफ 150, और डिवाइड करना होगा 12.27 को। तो रफली अगर देखें तो आप जानते हैं कि 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। कोशिश ये कर रहे हैं कि कैलकुलेशन ना करनी पड़े। 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 150 का जो अंडर रूट होगा वो अराउंड इतना ही आएगा, तो इतना ही आएगा, तो ये 1 एंगस्ट्रम आंसर आ जाएगा आपका। तो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन पेपर। 1 एंगस्ट्रम, तो मेरे हिसाब से ये सही जवाब। नेक्स्ट, अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति, यानी फिल इन द ब्लैंक भी आपके हैं। तो अगर देखा जाए तो कितने पार्ट हुए, जी, ए बी सी डी ई एफ जी, ये हर क्वेश्चन 1 नंबर का बच्चों। नाउ कम टू फिल इन द ब्लैंक्स। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट। डायनामो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, डायनामो बोलते हैं जनरेटर को, तो जनरेटर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है। अल्ट्रावायलेट रेज वाज डिस्कवर्ड बाय, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी। अल्ट्रावायलेट रेज किसने खोजी थी, मुझे भी नहीं पता, ये क्वेश्चन ऐसा इन्होंने डाल दिया है, तो गूगल से पूछ लेते हैं। हु डिस्कवर्ड अल्ट्रावायलेट रेज, जॉन विलियम रिटर। ये नाम आ रहा है, जॉन विलियम रिटर। विलियम भी नहीं है, विलहेल्म है, ठीक है। यूवी रेडिएशन इन जेना। क्वेश्चन क्यों आया, कैसे आया, एनसीईआरटी में तो मैंने कहीं देखा नहीं है, पर आ गया है तो आपको ये जवाब लिखना होगा। चॉइस यहां पर नहीं दिख रही है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का, 7 नंबर की टोटल। फिर है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर, ये नेचर में ट्रांसफर्स होती हैं, तो ट्रांसफर्स लिखेंगे। आकाश के नीले दिखाई देने का कारण, तो ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग,
तो सीबीएसई से हटा हुआ है बच्चों स्कैटरिंग, पर एमपी बोर्ड में इसमें डाल रहे हैं क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म रंगीन दिखाई देने का कारण है, तो इंटरफेरेंस की वजह से ऐसा होता है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस की वजह से। कॉज ऑफ थिन फिल्म टू बी सीन कलर्ड इन व्हाइट लाइट इज इंटरफेरेंस। और लॉजिक गेट्स भी नहीं हटाए, जबकि सीबीएसई से हटे हुए इसको समय हो गया है। नॉट गेट को इन्वर्टर भी कहते हैं ना, ये उल्टा कर देता है सिग्नल को, आल्सो कॉल्ड एन इन्वर्टर, इन्वर्ट करने वाला है ना, वो नहीं बिजली वाला इन्वर्टर नहीं। तो ये हो गए फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसके बाद आपके मैच द कॉलम भी आने वाला है, तो आपको मैच कराने हैं। विद्युत शक्ति P, तो इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो पावर किससे लिंक हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल पावर लिंक हो जाएगी, यहाँ आपको देखना है आई स्क्वायर आर फॉर्मूला से लिंक हो जाएगी। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सल ओमेगा एल से लिंक हो जाएगा। प्रेरणिक प्रतिघात, प्रतिघात हाँ। ब्रूस्टर्स लॉ सीबीएसई में तो हटाया हुआ है इन्होंने, यहाँ पर पूछ लिया है, तो ब्रूस्टर्स लॉ जो है वो म्यू इक्वल टू 10 IP होता है, पोलराइजेशन से रिलेटेड है। ध्रुवण, ब्रूस्टर का नियम। कॉप्सलर थ्योरी ऑफ लाइट, कॉप्सलर थ्योरी ऑफ लाइट जो है वो न्यूटन ने दी थी, तो न्यूटन का नाम है। क्वांटम प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्वांटम प्रॉपर्टी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काम आती है। जिनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम पढ़ते हैं, उस पर बेस्ड है। स्पेलिंग यहाँ गलत है बच्चों, ये समझ लो आप, ये जो सीबीएसई में हटा हुआ सब कुछ, जिनर डायोड भी हटा हुआ सब पूछ रहे हैं आपसे। अब ये 1 नंबर के क्वेश्चन है। राइट द ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आप लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। 2 ओम 3 ओम ये रेजिस्टेंस है, इनको सीरीज में हमने जोड़ दिया। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, सीरीज में आपको पता है R1 + R2, तो 5 ओम हो गया। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द ट्रांसफार्मर वर्क, तो ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, यानी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। भारत में घरों में प्रयुक्त विद्युत धारा की आवृत्ति, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज्ड इन इंडिया इन डोमेस्टिक पर्पस, तो ये 50 हर्ट्ज है जो हमारे घरों में आ रही है। नेम द रेडिएशन यूजफुल फॉर सीइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन फॉग, तो इंफ्रारेड से हम देख पाते हैं फॉग के थ्रू। स्नेल का नियम लिखिए, तो sin A upon sin R इक्वल टू म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिलिकॉन अर्धचालकों से बने पीएन संधि डायोड का प्राचीर विभव कितना होता है, व्हाट इज द पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड मेड बाय सिलिकॉन, तो सिलिकॉन में ये जो बैरियर पोटेंशियल है बच्चों, ये होता है 0.6 से 0.7 वोल्ट, तो आप वो लिख सकते हैं 0.6 to 0.7 वोल्ट। The vehicle carrying inflammable substance have metallic strings suspended from them touching the ground. Why? ये क्यों लटका देते हैं जंजीरें? To transfer the charge developed on the body of the vehicle due to its motion through air, उसको ट्रांसफर करने के लिए। धारिता के SI मात्रक को परिभाषित कीजिए। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यानी आपको फैरेड को डिफाइन करना है बच्चों, तो फैरेड को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 फैरेड इज इक्वल टू, आपको पता है C इक्वल टू Q/V, 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। तो अगर किसी कंडक्टर को, किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर इसकी वोल्टता में वृद्धि 1 वोल्ट हो जाती है, तो हम बोलेंगे उसकी धारिता 1 फैरेड है। On giving a charge of 1 coulomb, if potential of a conductor becomes 1 volt, then its capacity is 1 farad. ऐसे डिफाइन करेंगे 1 1 करके। When a vehicle's engine is started, its headlight becomes dim for a moment. Why? इंजन को चालू करते हैं तो ज्यादा करंट इंजन के पास चले जाती है, तो हेडलाइट जो है डिम होती है, ज्यादा करंट उधर चले जाती है। तो करंट के रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। 2 नंबर में आपको समझाना है इसको। What is non-ohmic resistance? Write its one example. Non-ohmic का एग्जांपल है पीएन जंक्शन डायोड। तो ग्राफ बना के इसमें समझाएंगे आप, है ना, मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा। तो इनकी प्रैक्टिस कर लें बच्चों, लिख लिख कर इनके आंसर्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको यही मिलने वाले हैं आपके पेपर में। A neutron and a proton are accelerated by the cyclotron. Cyclotron सीबीएसई ने तो हटा दिया, एमपी बोर्ड पूछ रहा है। Can both be accelerated with the same oscillator frequency? उसमें कोई समस्या है क्या? Give reason to justify your answer. क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास डिफर कर रहा है। अब ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन देखेंगे तो QB/2πm उसमें जो है ये आ रहा है, मास आ रहा है, तो दोनों का मास अलग है, तो ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी अलग रखनी पड़ेगी, तो वो आप इसमें समझाएंगे फॉर्मूला डिराइव करके।
राइट द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो आपको लिखना है, बाएं हाथ का नियम पूरा डिस्क्राइब करके डायग्राम बना सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, इन दोनों के बीच में। तो ये दोनों ही जो है ये आपको समझना है, ये घटनाएं हैं, दीज आर दी फिनोमेना। ये एल और एम की बात नहीं हो रही है, सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना की बात हो रही है। तो कोई दो अंतर आपको बताने। Spark is produced when an electric circuit is switched off suddenly. Why? Because of the back EMF, back current generated there. How does an, अच्छा ये मैंने छोटा सा बताया, आपको डिस्क्राइब करना है बच्चों 2 नंबर। How does an air bubble behaves in water and why? एयर बबल जो है वो किस तरह से बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह या कॉनकेव लेंस की तरह, वो आप बता सकते हैं। बबल इन वाटर कैसे बिहेव करेगा, रेयर मीडियम है वो। डिफाइन कॉन्जुगेट फोकी फॉर ए लेंस, वो क्या किसको कहते हैं। तो जस्ट गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक के जब आप देखेंगे तो ये सारे आपको जवाब मिलेंगे। जो नहीं मिलेंगे आप कुछ गूगल कर सकते हैं, कुछ मेरे से पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, फोन नंबर आपको पता ही है। सिग्नल ऑफ डेंजर इज रेड, वाई? क्योंकि रेड हमें दूर से दिखाई देता है, इसका इसका जो स्कैटरिंग है वो सबसे कम होती है। राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अच्छा सवाल है। इंटरफेरेंस में डबल स्लिट होती है, डिफ्रैक्शन में एक ही स्लिट होती है। इंटरफेरेंस में जो सभी ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं इक्वल विड्थ इक्वल इंटेंसिटी की होती हैं, डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है, ऐसा आप लिख सकते हैं। द डी ब्रोगलीज मैटर वेव थ्योरी इज नॉट परसेप्टिबल, स्पेलिंग है गलत है, इन डेली लाइफ। व्हाई? देखने को क्यों नहीं मिलती, फुटबॉल के साथ हम एसोसिएट क्यों नहीं कर पाते? तो आप इसमें वेवलेंथ कैलकुलेट करके बता सकते हैं। वेवलेंथ इतनी कम है कि हम उसको पार्टिकल की तरह देखते हैं, वेव की तरह नहीं देख पाते। कट ऑफ पोटेंशियल की डेफिनेशन, तो ये जितने भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम होते हैं बच्चों, उसमें ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस ज्यादा मिलते हैं। और बाइनरी सिग्नल हमने भेजा 1 0 1 0 1 1 नॉट गेट पे, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा 0 1 0 1 0 0। तो प्रॉपर वे में आपको लिखना है एक्सप्लेन करते हुए, नॉट गेट का सिंबल भी बनाना है ना, डिस्क्राइब करके लिखना हो, सीबीएसई की तरह नहीं, टू द पॉइंट। यहाँ पे आपको पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है, बताना है। हाउ डज द करंट फ्लो इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सप्लेन। पी टाइप सेमीकंडक्टर में करंट जो है होल से फ्लो होती है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं, तो उनके बारे में वेवर या होल उनको समझाना है आपको। राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर, वोल्टमीटर पोटेंशियोमीटर में। पोटेंशियोमीटर को हम प्रेफर करते हैं वोल्टमीटर के कंपैरिजन में, वोल्टमीटर बड़ा होता है, सॉरी पोटेंशियोमीटर बड़ा होता है, वोल्टमीटर छोटा होता है, फिर भी हम पोटेंशियोमीटर को प्रेफर करते हैं क्योंकि पोटेंशियोमीटर एग्जैक्ट वैल्यू नापता है, नापते वक्त सर्किट से कोई करंट नहीं लेता है, वोल्टमीटर करंट ले लेता है, थोड़ा सा कम नापता है। पोटेंशियोमीटर से जब हम नाप रहे हैं तो ऑब्जर्वेशनल एरर होने के चांसेस कम है, प्रेक्षणीय त्रुटि होने के की संभावना कम है। और वोल्टमीटर से जब नाप रहे हैं तो ऑब्जर्वेशनल एरर होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि रीडिंग पढ़नी पड़ती है, तो पैरेलैक्स के कारण त्रुटि हो जाती। राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है ना तो लेंथ पर डिपेंड करता ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, रेजिस्टेंस दोनों पर डिपेंड करता है। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस भी करता है, पर हमें तो डिफरेंस बताना है। तो किसी एक मटेरियल के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल प्रॉपर्टी है, जब तक मटेरियल चेंज नहीं करेंगे वो चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस मटेरियल ना चेंज करे तो भी चेंज हो जाएगा। मीटर सेतु की सहायता से किसी तार का अज्ञात प्रतिरोध, ये और बड़ा क्वेश्चन आ गया बच्चों, 14 क्वेश्चन 3 नंबर के सवाल आ गए। तो आप ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अपने आप पढ़ें, अपने आप करें, ये पूरी डिटेल में आपको किताब से देखकर आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। पोटेंशियोमीटर का आ गया क्वेश्चन, ईएमएफ कंपैरिजन, सर्किट बनाएंगे, डिराइव करेंगे फॉर्मूला, प्रिकॉशन लिखेंगे। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, जैसा आपको मैंने बताया था कि प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आते होंगे पूछे जाएंगे, तो मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर दोनों पूछ लिया आपसे, बायट सावर्ट लॉ पूछ लिया, और विद इट्स हेल्प डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ करंट, एम्पियर को डिफाइन करना है, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पेपर में। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल, तो वो इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आप डिराइव करके निकाल सकते हैं, म्यूज राय अपॉन 2r। और ऑप्टिक्स पर बेस्ड ये क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल रहा है, पावर ऑफ लेंस -0.25 डायप्टर है, फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ। तो लेंस में नेगेटिव है पावर, नेगेटिव मतलब डाइवर्जिंग लेंस है, तो कॉनकेव लेंस हो गया। और फोकल लेंथ 1/d से मिल जाएगी आपको, एफ पी होता है 1/,
F, तो यहाँ F हो गया 1/P, मीटर में आएगी उसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। Refractive index of glass with respect to air is 3/2. Calculate critical angle for the glass air pair. So you can find it mu equal to 1/sin IC, ये फॉर्मूला है। दिष्टकारी किसे कहते हैं? वाटर रेक्टिफायर्स। तो पीएन जंक्शन डायोड का इस्तेमाल हम करते हैं। एक्सप्लेन द यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर अंडर द फॉलोइंग हेडिंग। लेवल सर्किट डायग्राम बनाना है, वेरिएशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अच्छे से प्रैक्टिस करें बच्चों, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, रिपीट होगा। राइट द लॉजिक सिंबल, बुलियन एक्सप्रेशन, इक्विवेलेंट सर्किट एंड ट्रुथ टेबल ऑफ एंड और गेट। ये सब आपको मेरे लेक्चर्स में मिल जाएंगे। डिटेल लेक्चर्स जो हैं डिफरेंट प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप टॉपिक वाइज छाट सकते हैं, मिल जाएंगे आपको। 18th क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी, स्पेलिंग थोड़ी गलत है, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन ट्रांसवर्स पोजिशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ट्रांसफर पोजिशन होती है इक्वेटोरियल पोजिशन, तो वहां पे निकालना है आपको। तो और चॉइस है यहाँ पे, डिराइव एन एक्सप्रेशन, इंटरनल चॉइस, ऑफ कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर व्हेन देयर इज पार्शियल डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, यानी पूरे में नहीं है। फिर 19वां सवाल 5 नंबर का, कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर सीरीज एलसीआर सर्किट, रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, इंपेडेंस। तो आप फेजर डायग्राम के थ्रू ये सब निकाल सकते हैं, फेज डिफरेंस बिटवीन रिजल्टेंट वोल्टेज एंड करंट। या फिर चॉइस है आपके पास, एस्टेब्लिश एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग करंट कैरिंग सॉलोनॉइड्स। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। बच्चों मुझे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके पेपर में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं। जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो बहुत ही आसान है, और ये जो सब्जेक्टिव पार्ट है आसान ये भी है, पर आपको इसको प्रैक्टिस करना होगा। तो और इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे, मैं कुछ और कंटेंट जो आपका काम का है वो अपलोड करूंगा आने वाले समय में। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।